दोस्तों सोचिए, जमीन और समंदर दोनों ओर से खतरा हुआ खड़ा। यही है हूती और इजराइल का संघर्ष। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो 1990 से चला आ रहा है और जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल ने हौती सुप्रीम लीडर को मारा और उनके रक्षा मंत्री की भी हत्या कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जहां हम बात करेंगे इजराइल और हूती गुटों के बीच में चल रहे तनाव और संघर्ष की लंबी कहानी। क्या है पूरा मुद्दा, एक एक करके सारी बातों को जानेंगे। शुरू करते हैं शुरू से और वीडियो शानदार रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा आखिर है क्या। तो अगर उस कड़ी में जाएं तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हौतीस कौन है ये हूती जिनके बारे में हम आज ये कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। तो अगर हम इस नाम की बात करें कि हौती, तो हौती का मतलब होता है अंसार अल्लाह, यानी ये अपने आप को अल्लाह के समर्थक या सपोर्टर्स ऑफ गॉड कहते हैं। अंसार अल्लाह से तात्पर्य है अल्लाह के समर्थक। ये एक जैदी शिया ग्रुप है जो यमन में बेस्ड है और नॉर्थ यमन में शासन कर रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1990 में और 1990-92 में जब यह शुरू हुआ तो एक धार्मिक आंदोलन के तौर पे शुरू हुआ था हूती गुटों का ये आंदोलन। लेकिन बाद में इसको बोला जाने लगा हुसैन अल हौती, एक ऐसे रिलीजियस लीडर जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, उन्हीं के नाम पे इनको जाने जाने लगा और ये गुट उन्हीं अपने लीडर के नाम से आगे चलकर फेमस हुआ। इन्होंने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया और इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का विरोध करना शुरू किया। अगर हम बात करें कि ये जो लीडर हैं और ये जो ग्रुप है इसकी शुरुआत कब से हुई तो वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये हौती जो गुट है ये इतना बड़ा कैसे बना। तो इसका वो बड़ा करने में सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला वो मिला ईरान का। ईरान एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करता है, एक ध्रुव और एक धुरी खड़ी की हमास, हिजबुल्लाह और हैती जैसे ग्रुपों से ईरान ने। उसका सीधा सा एक प्रयास रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से इजराइल को जो है अनस्टेबल कर सके और उसी क्रम में हूती जो गुट हैं उनको चाहे तो आर्म्स एंड आर्टिलरी देना हो चाहे पैसे देना हो, ये सारे काम करते आया है ईरान। और उसी संदर्भ में इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे खड़ा किया गया। जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, ऐसे ही ईरान ने खड़ा किया है हौती को। ये जाने जाते हैं, हौती किस लिए जाने जाते हैं भाई? अपने स्लोगन्स के लिए। ये प्रोटेस्ट करते हैं यूएसए और इजराइल के, यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, और फलस्तीन को ये अपना समर्थन देते हैं। जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आप देखेंगे इजराइल और हूतियों के बीच में, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हूती अपने आप को फिलिस्तीन का समर्थक दिखाने का प्रयास करते आए हैं लंबे समय से। अगर हम बात करें कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है हौथीज का, तो इनका इतिहास मैंने आपको शुरू में बताया कि 1992 से 1994 के बीच में यह शुरू हुआ एक आंदोलन रिलीजियस रिवाइवल के लिए किया गया मूवमेंट था। एक धार्मिक आंदोलन था जो चाहते थे कि धार्मिक उद्धार हो, धर्म के तौर पर जो कुरीतियां हैं उनको खत्म किया जाए। लेकिन 2004 में एक क्रमिक परिवर्तन हुआ इनकी विचारधारा में और इनके लीडर थे हुसैन अल हौती। हुसैन अल हौती ने इस आंदोलन को और बड़ा किया। 2004 में उनकी हत्या हो गई और उसके बाद ये रिवेलियन बहुत बड़ा रिवेलियन बना और लोगों ने जो इस गुट को समर्थन देते थे उन्होंने इस आंदोलन को और तीव्रता से चलाया। समय आया 2014 से 15 का। इन लोगों ने जो कैपिटल थी यमन की साना, वहां पर जो है अपनी सत्ता काबिज की और जो तत्कालीन सरकार थी उसको खदेड़ दिया, वहां से भगा दिया और इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया पूरे नॉर्थ वेस्ट यमन को। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक सिविल वॉर शुरू हुआ, गृह युद्ध शुरू हुआ। जो सरकार थी वो भाग गई और इन्होंने
एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म दिया। वर्तमान की बात करें तो ये एक बहुत बड़े नॉर्थ वेस्टर्न यमन को कंट्रोल करते हैं, वहां पर अपनी पैरेलल सरकार चला रहे हैं और इन्होंने अपनी सरकार को नाम दिया था काउंसिल। उस काउंसिल में एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक डिफेंस मिनिस्टर थे और पूरी एक कैबिनेट थी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल ने जैसे ही यहां पर ह्यूज अटैक किया तो माना जा रहा है उस काउंसिल, उस कैबिनेट के जितने भी सदस्य थे सबकी मृत्यु हो चुकी है। रक्षा मंत्री और प्राइम मिनिस्टर का पद जो लिए हुए थे हैती गुट के वो लोग, उनकी सबकी मृत्यु हो चुकी है। ये लोग एक पैरेलल सरकार चला रहे थे जिसको नाम इन्होंने दिया था सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल। इनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे और ये पूरे ईरान सऊदी अरेबिया प्रॉक्सी वॉर के तौर पर एक्ट कर रहे थे। अब बात आती है कि ये स्ट्रगल की शुरुआत कैसे शुरू हुई, इजराइल और हौती के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर उत्पन्न कैसे हुआ। तो हौतियों ने फिलिस्तीनियों को अपना समर्थन दिखाने के लिए मिसाइल और ड्रोन अटैक करना शुरू किए, स्पेशली इलियत और तेल अवीव वाले क्षेत्रों में। यहां मैप पर आप देखेंगे ये तेल अवीव है और यहीं पर हौतियों ने अपना मिसाइल और ड्रोन्स को गिराना शुरू किया, जिससे हजारों सैकड़ों लोगों की जो है जाने गई और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। फिर तेल अवीव में इन्होंने जुलाई 2024 को अटैक किया जिससे बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई, बहुत सारी डेथ हुई। मिसाइल अटैक किया इन्होंने बेन गुआरियन एयरपोर्ट पर, उससे 2025 में मई में 8 लोग इंजर्ड हुए। फ्लाइट को हॉल्ट किया गया और जितनी भी फ्लाइट्स इजराइल के लिए उड़ाने भर रही थी सबको रोका गया। उसके बाद इन्होंने गाजा वॉर के में भी अटैक किया और अपनी फलस्तीनियों के प्रति अपनी भावना, अपनी संवेदना दिखाने के लिए इन्होंने गाजा वॉर के समय भी पूरा समर्थन दिया। इन्होंने रेड सी, जो लाल सागर है जहां से दुनिया भर के लिए व्यापार होता है, उसको भी पूरी तरीके से टारगेट किया जिससे व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर का बाधित होने लगा। तो हौतियों ने बड़े लेवल पे जो है अटैक्स किए हैं इजराइल के खिलाफ। बारी थी इजराइल की। इजराइल ने क्या रिस्पांस किया? इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की हौती कंट्रोल एरियाज पर, स्पेशली यमन में, और उसमें जो साना थी जहां पर इन्होंने अपना केंद्र बनाया हुआ था, उस साना को भी इन्होंने टारगेट किया। साथ ही साथ इनके बंदरगाहों को टारगेट किया इजराइल ने। और उसी क्रम में अब 28-29 अगस्त को इजराइल ने एक मेजर टारगेट पर अटैक किया जिसमें जितने भी टॉप हौथीज थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सबकी हत्या हो चुकी है और ये सब लोग मारे जा चुके हैं, ऐसी न्यूज आ रही है। हालांकि न्यूज अभी बहुत बड़े जो है न्यूज चैनल्स, राउटर्स जैसे चैनल्स इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़े समय में ये सब इसकी पुष्टि कर देंगे, क्योंकि लोकल न्यूज चैनल्स में ये बात फैल चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की ये हत्या हो चुकी है, मारे जा चुके हैं। ये अटैक रिटालिएशन कहे जा रहे हैं कि इजराइल ने रिटालिएट किया है, क्योंकि लगातार इजराइल पर अटैक किए जा रहे थे हौथियों के द्वारा और इससे इजराइल को काफी नुकसान हो रहा था, जिसके बदले में रिटेलिएट करते हुए इजराइल ने ये अटैक किए हैं जिसमें मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक शामिल है। ठीक है, अब बात आती है कि इसी के संदर्भ में अब रेड सी क्राइसिस जो है, जो जो सागर का संघर्ष है, वो भी बढ़ गया है। इससे दुनिया भर के देशों को जो आयात निर्यात होता है वो प्रभावित होने लगा है। साथ ही साथ जो गाजा संघर्ष है और जो रीजनल टेंशंस हैं वो भी बढ़े हैं। अब बात आती है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मैटर क्या है, क्यों हम लोग इस न्यूज को इतना तवज्जो दे रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि रीजनल सिक्योरिटी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। इस क्षेत्र की जो सुरक्षा है अब वो काफी जोखिम में आ चुकी है और ये जो इजराइल फलस्तीन का मामला था, अब ये इजराइल और फलस्तीन तक ये संघर्ष नहीं रहा है, ये संघर्ष अब यमन तक पहुंच चुका है। और इस तरीके से हम देखें कि इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट यमन को भी अब अपनी चपेट में ले चुका है।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है ग्लोबल ट्रेड का, जो मैंने आपको बात कही कि लाल सागर से होते हुए दुनिया भर के देशों को शिप्स आते हैं और वो शिप अपने साथ सामान लेके आते हैं। पूरे देश की सप्लाई चेन यहां से चलती है, जो अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बाधित हुई है, क्योंकि हौती लोगों ने शिप्स को टारगेट किया, उनको नुकसान पहुंचाया, जिससे ये जो वैश्विक चेन थी, वैश्विक श्रृंखला चल रही थी आयात निर्यात और व्यापार की, वो अब बाधित हो चुकी है। साथ ही साथ एक पॉलिटिकल जो पावर पॉलिटिक्स है, वो पावर पॉलिटिक्स भी इसमें दिखाई दे रही है। ईरान हमेशा से प्रॉक्सी वॉर करते आया है इजराइल के साथ, जिसने प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए हैं जैसे हौती, हमास और हिजबुल्ला। इनको सपोर्ट और समर्थन देता आया है ईरान शुरू से। तो ये जो पॉलिटिकल पावर का गेम चल रहा है, इससे अब ये पूरा क्षेत्र प्रभावित हो चुका है, क्योंकि अगर आज इजराइल ने इन सुप्रीम लीडर्स को टारगेट किया है, तो हो सकता है कि अब ईरान अपनी कुछ नई चाल चले और कुछ नए छोटे ग्रुप अब बड़े होने के किनारे पर आ चुके हों। एक चौथा और सबसे गंभीर मुद्दा है, वो है ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट। इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। यमन की स्थिति देखें तो यमन के लोग पहले से ही बहुत ज्यादा भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहे हैं। लेकिन चूंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो चुका है, तो वहां के जो मानवीय जो क्षति है वो भी बढ़ सकती है, वहां के लोगों की समस्याएं और भी बड़ी हो सकती हैं। और लोगों का तो ये भी मानना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि हमें तृतीय विश्व युद्ध या थर्ड वर्ल्ड वॉर देखने को मिले। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं, या आपका क्या मानना है कि अब इतने सुप्रीम लीडर्स को मारने के बाद ये संघर्ष यहीं पर रुक जाएगा, अब किसी भी तरीके का रिटाइलेशन सामने से नहीं होने वाला है, इजराइल पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है, या फिर इजराइल को इसके और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्थाओं को इससे नुकसान होगा? अपने विचार जरूर रखें, क्योंकि आप अपने विचार रखेंगे तभी वो दुनिया तक पहुंचेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लोग हर एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हैं। जय हिंद।